So, hello everyone. In this video, we would be covering the topic geometry, angles and geometry. अब जो ये टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके कैंपस प्लेसमेंट्स में जो एप्टीट्यूड आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ज्योमेट्री में क्या इंक्लूड होता है? ज्योमेट्री में फिगर से, पॉलीगन से रिलेटेड सारी चीजें इंक्लूड होती हैं कि उसमें डायगोनल्स हम कैसे देखेंगे, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपके ट्राइंगल्स होते हैं उसकी कोई लाइन हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं तो वो सब चीजें, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब चीजें। इसके अलावा सर्कल्स में सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इन सर्कल का, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग ज्योमेट्रिक टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस कैंपस प्लेसमेंट्स बनते हैं, हम उनको फोकस करते हुए इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, अब हम सबको पता है पॉलीगन्स क्या होते हैं। अगर हमें कोई पॉलीगन दे रखा है और वो n वर्टिसेस का है तो उसमें कितने डायगोनल्स होंगे? ठीक है, तो देखो हम फॉर्मूले रट भी सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी इतने फॉर्मूले रटने के लिए हैं पॉलीगन में, हम कोशिश करेंगे हमें फॉर्मूले मिनिमम रटने पड़े। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई भी पॉलीगन है, जैसे कि ये क्या है, हमारा एक हेक्सागन है। ठीक है, तो इसमें डायगोनल्स कौन कौन से होंगे? देखो, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है। ठीक है, फिर ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, फिर ये हो चुका है ऑलरेडी, ये है, ये है। ठीक है, तो और भी हैं। तो डायगोनल्स हम कैसे होते हैं? डायगोनल कोई भी वो लाइन है जो उस पॉलीगन के दो वर्टिसेस को मिला रही हो। क्या ये सही है स्टेटमेंट? कुछ हद तक सही है। क्यों? क्योंकि अगर कोई, जैसे ये हमारा हेक्सागन है, दो वर्टिसेस को मिलाने वाली डायगोनल है, लेकिन ये लाइन भी तो दो वर्टिसेस को मिला रही है, ये तो साइड है। ठीक है, अगर हमारी n वर्टिसेस हैं तो किन्हीं भी दो वर्टिसेस को मिलाने के तरीके कितने होंगे? NC2 वेज हैं। तो क्या डायगोनल्स अगर किसी पॉलीगन में n वर्टिसेस हैं तो क्या उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि NC2 में हमने ये वाली साइड्स भी गिन ली, क्योंकि दो वर्टिसेस को सिलेक्ट करके तो ये भी एक लाइन बनाई हुई है, इसमें हमने ये वाले केसेस भी इंक्लूड कर लिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे किसी पॉलीगन में जिसकी n वर्टिसेस हैं? वो होंगे NC2 माइनस n, क्योंकि n क्या हो गया? नंबर ऑफ साइड्स। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देती हूँ। अगर किसी पॉलीगन की n वर्टिसेस हैं, ठीक है, मैं मान लो n वर्टिसेस ड्रॉ कर लेती हूँ, मान लो n5 है, तो ये हमारी 5 वर्टिसेस हो गई। ठीक है, अब NC2 हो गया नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन ज्वाइन एनी टू वर्टिसेस। अब ये जब आप दो वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे, दो केसेस बन सकते हैं, या तो वो डायगोनल बन जाएगा इस पेंटागन का, या फिर वो कोई साइड बन सकती है। लेकिन हमें साइड्स नहीं चाहिए, तो साइड कितनी बनेंगी? जितनी वर्टिसेस हैं उतनी साइड्स बनेंगी। तो अगर हम उसमें से साइड्स माइनस कर दें टोटल में से, तो ये हमारे नंबर ऑफ डायगोनल्स बच जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी फिगर में डायगोनल्स पूछे हैं, लाइक ऑक्टागन है, ठीक है, ऑक्टागन है, इसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे? अब अगर आप बनाने बैठ जाओगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कब तक बनाते रहोगे? क्योंकि देखो, पहले इससे आप सारे पॉइंट्स बना बना के देखोगे, ठीक है, फिर इससे बना बना के देखोगे। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना है? 8C2 - 8। ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। 8C2 क्या होता है? 8/2 × 7/1 - 8। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है कि मैंने 8C2 को इस तरह से कैसे खोल दिया, तो आप प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने काफी शॉर्ट ट्रिक्स देखी हैं कि किस तरह से हम जल्दी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि आप 8/2 लिखते हो और फिर ऊपर और नीचे दोनों साइड एक एक कम करते जाते हो जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाता। ठीक है, डिटेल्ड में मैंने इसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली वीडियो में एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 7 - 8, 4 कॉमन, 7 - 2, और ये हो गया 5, 20। तो आपके 20 डायगोनल्स होंगे एक ऑक्टागन में। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? अब अगेन इसका फॉर्मूला है, पर हम फॉर्मूला कोशिश करेंगे नहीं रटें। फॉर्मूला देखते हैं पहले, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 2 × n - 2 × 90 डिग्री। n इज द नंबर ऑफ साइड्स कह लो, नंबर ऑफ वर्टिसेस कह लो, एक ही बात है, और 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, तो अगर हमें देखो ट्राइंगल का इससे टेस्ट करना हो, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो 3 - 1 1, और 2 × 90 180 एंगल हो गया।
180 हो गया इंटीरियर एंगल्स का सम, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का सम। ठीक है, तो ये हो गया। अब रेक्टेंगल में या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो सम होता है वो 360 होता है, तो देखते हैं 360 आ रहा है नहीं आ रहा है। 2 × 4 - 2 × 2 × 90, 360 आ गया। ठीक है, लेकिन हम क्यों इस फॉर्मूले को रटें, हम नहीं रटेंगे, हम क्या करेंगे, हम कॉमन सेंस से करेंगे क्वेश्चन को। देखो हमें पता है, बस हमें इतना पता है कि जो एक ट्राइंगल होता है उसकी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर आपके पास कोई भी फिगर है, सपोज आपके पास एक पेंटागन है, ठीक है, तो आप इसको कितने ट्राइंगल्स में अगर डिवाइड करना चाहो तो ये देखो हम इसको 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब जो हमारा ये फर्स्ट ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल करेंगे, ये 180 हो गया अपने आप में। ठीक है, इसके एंगल्स का सम करोगे इंटीरियर एंगल्स का, ये 180 हो गया, और इसके एंगल का सम करोगे तो ये 180 हो गया। तो ये क्या आ रहा है, 3 × 180। तो सिंपल है, हमारे पास जो भी पॉलीगन है हम उसको ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक ट्राइंगल का सम इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। और देखो ये जो इनके तीनों एंगल से ही मिला के पूरा एक इंटीरियर एंगल बना रहे हैं पेंटागन का। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कैसे आई, हमने ट्राइंगल्स में डिवाइड किया और हर एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमें पता है 180 होगा। तो अब बस हमें ये देखना है कि अगर एन साइड का पॉलीगन है तो उसमें कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि n - 2 ट्राइंगल्स बनेंगे। ठीक है, किसी का भी आप देख लो, जैसे कि हेक्सागन हो गया, तो एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। ठीक है, एक पॉइंट से डिवाइड करना शुरू करोगे। ठीक है, ये आपके 3 ट्राइंगल बन गए, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल्स बन गए। ठीक है, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, n - 2 ट्राइंगल्स बनेंगे हमेशा। ठीक है, और ऑब्वियसली हर एक ट्राइंगल का सम 180 होता है, यहीं से ही ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी आया था। ये देखो, ये कितना है, ये है n - 2, और ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 180, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, 180 हर एक ट्राइंगल का सम हो गया, और n - 2 क्या हो गया, जितने ट्राइंगल्स बनेंगे एक पॉलीगन में। ठीक है, तो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स का सम हो गया। अब आते हैं हम एक्सटीरियर एंगल्स के सम पे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम पढ़ रहे हैं हम फिर से। अब ये डिपेंड नहीं करता कि आपका पॉलीगन कितनी वर्टिसेस का है या कितनी साइड्स का है। एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। ये फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है, कैसे, अगर लग रहा हो कि क्यों हमेशा 360 आ सकता है, तो देखो अगर ये पेंटागन है आपका, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, पहली चीज, हर एक लाइन को एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया आपने ये। ठीक है, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप हेक्सागन में देखोगे, ये एक्सटेंड किया। ठीक है, अब इन सब एंगल्स का सम ये भी 360 होगा। अगर लग रहा है 360 क्यों हो गया, जितना नंबर ऑफ एंगल्स बढ़ते जाएंगे, जितनी साइड्स बढ़ती जाएंगी, उसी रेशो में ये एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन में ऑब्वियसली सारे एंगल्स ये इक्वल होंगे। ठीक है, सभी एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, और सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा किसी भी पॉलीगन में, एन साइड के पॉलीगन में हमेशा कितना आता है, 360 डिग्री आता है। ठीक है, फिर ट्राइंगल्स में क्या होता है, एक चीज और, अगर ये आपका ट्राइंगल है और इसको मैंने एक साइड एक्सटेंड कर दी, ये वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स है, तो इस एक्सटीरियर एंगल ये कितना होता है, अगर हमें कोई एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो दो एंगल्स हैं, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो ये एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, और क्यों होगा ये हमने बहुत बचपन में पढ़ा था, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, क्योंकि इस ट्राइंगल्स के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 180 माइनस एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को हम माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा, और इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो इस हिसाब से ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये चीज मैंने क्यों बताई, ये चीज मैंने इसलिए बताई, कई बार आपको इस तरह की फिगर्स दी होंगी जहाँ पे आप एक्सटीरियर एंगल्स निकाल सकते होंगे, लाइक ये वाला एंगल आप इन दोनों के सम से निकाल सकते हैं, जो कि पूरे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट हो सकता है जहाँ पे आपको यूज करना हो इस वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ठीक है, अब हम बहुत सिंपल चीज जो हमने बहुत पहले पढ़ी थी एक बार उसको देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं और कौन से दो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री कौन से एंगल्स होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं।
मुझे लगता है ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सम इज 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम इज 180 डिग्री। ठीक है, और जैसे कि हमने बहुत बच्चों ने पढ़ा था, इसमें फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। इसके बाद ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इससे हम पता चल गया ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये और ये एंगल भी इक्वल हो गए, और इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसके बाद जैसे कि ये और ये दो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम 180 होगा। तो सिमिलरली इसका और इसका सम भी 180 होगा। ठीक है, ये थोड़ा हमें देखने में डायरेक्टली नहीं दिखता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर ही तो है, और इन पूरे का सम 180 हो। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है और आपको दे रखा है ये एंगल, मान लो ये एंगल आपको दे रखा है 150 डिग्री से। एंगल ए 150 डिग्री है, तो एंगल बी और एंगल सी कि जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे उनसे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर एंगल बी का, और ये एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल वो पूछ ले क्वेश्चन में कि ये कितना बनेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सिंपल एक प्रॉपर्टी ही यूज होगी इसमें। ये पूरा एंगल अगर 2x है तो ये x हो गया, और ये पूरा पूरा एंगल अगर 2y है तो ये y हो गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 2x प्लस 2y प्लस 150 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। तो x प्लस वाई आपका आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x प्लस वाई जब 15 डिग्री आ गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आपका हो गया 165 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें? जैसे कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, से परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने अपनी 10th क्लास में करे होंगे। अब वो कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर, वो बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता है कि जैसे कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये प्लस ये वाला एंगल, कुछ कंडीशंस दी होंगी जिनसे आप वो चीजें फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे इसने अगर दे दिया आइसोसेलेस, तो आपको आइसोसेलेस से पता चल जाएगा कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं साइड एंगल ट्राइंगल की। ये 45 डिग्री हो गया, 90 प्लस 45 ये 135 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर इन केस उसने 45 डिग्री वहां पर दिया है या आइसोसेलेस बताया है। ठीक है, ये हो गया। वो पूछ सकता है ये वाला एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है तो 45 ही होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, वो ये वाला एंगल दे सकता है, ये वाला एंगल दे पूछ सकते, मतलब बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। इसके अलावा हम इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, तब यहाँ पे ये कितना एंगल बन रहा होगा पूरा। ठीक है, अब ये पूरा एंगल कितना बन रहा होगा? जितना ये वाला एंगल है। ठीक है, ये एंगल कितना बन रहा होगा? जो ये वाला एंगल है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें बन सकती हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं कि जैसे आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, अब इसके बारे में आपको कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी होंगी, फिर बोला होगा कि हम इसकी साइड से ए बी को एक्सटेंड कर रहे हैं सच दैट वी आर एक्सटेंडिंग इट टिल डी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी। ये अगर ये x है तो ये 2x है, इस तरह से। फिर वी आर ज्वाइनिंग सी एंड डी। ठीक है, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चंस वो बना सकते हैं, वो सिंपल इन्हीं प्रॉपर्टीज को, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, और जो ये हमने यहाँ पर ये चीज पढ़ी, इस चीज को ध्यान रखते हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सर्कल के बारे में। अब सर्कल में एक कॉन्सेप्ट जो काफी ज्यादा क्वेश्चन में यूज हो जाता है, वो ये कि अगर कोई सर्कल है और उसमें कोई क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से कि उसके चारों पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और इसमें क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स, इनका सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर ये ए बी सी डी है, ठीक है, देन एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
ये कई बार क्वेश्चंस में एक प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब हम सर्कल की कॉर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे ये एक सर्कल है एंड से दिस इज अ कॉर्ड ए बी। ठीक है, नाउ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉर्ड आर इक्वल। मतलब ये एक आपकी कॉर्ड है, इसकी सेम साइड पे, मतलब अगर हम इस वाली साइड की बात कर रहे हैं तो इस साइड पे जो भी एंगल्स ये बनाएगी, ऑल ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल। ये ये एंगल सब इक्वल है। ठीक है, इसी को अगर हम थोड़ा सा और देखें तो अगर ये कॉर्ड आपकी डायमीटर बन जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये केस हो जाएगा। अब ऑल ऑफ दीज आर इक्वल, और हमें ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए कि डायमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब यहां से हम एक और चीज सीख सकते हैं। ये यहाँ पे सेंटर पे डायमीटर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 180 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री कर रहा है इसकी सर्कमफ्रेंस पे। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्ड सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करती है दैट इज जस्ट डबल जो कि वो उसकी सर्कमफ्रेंस पे कर रही है। इसको यहाँ पे समझते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में इसमें समझते हैं। अगर ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये हमारी कॉर्ड थी ए बी, और ये हमारा सेंटर है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज 2 थीटा। ठीक है, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हमें ये भी मिलता है, क्योंकि जब हमने इस कॉर्ड को डायमीटर बना दिया तो ये 2 थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो इसी हिसाब से डायमीटर सबटेंड 90 डिग्री एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ओके। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कई बार क्वेश्चन में आपको यूज होते हुए मिलेगी। अगर दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, लाइक ये कॉर्ड है ए बी और ये कॉर्ड है सी डी, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम ओ ले लेते हैं। अब ये दोनों कॉर्ड जो है वो सर्कल के अंदर तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही हैं, तो अगर हम इन दोनों कॉर्ड्स को एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं यहाँ पे बाहर इंटरसेक्ट करेंगी, से पॉइंट ओ पर। ठीक है, नाउ द प्रॉपर्टी सेज ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बस इतना है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लेके आप डिस्टेंस लोगे कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स का। ठीक है, कॉर्ड ए बी है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, तो ओ ए इंटू ओ बी, ऐसे ही ओ सी इंटू ओ डी। ठीक है, ये हो गया एक फॉर्मूला जो कि कई बार क्वेश्चंस में आपको यूज हो सकता है, या फिर इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एप्टीट्यूड में। ठीक है, इसके अलावा एक और बन जाता है ये। ठीक है, अगर ये दोनों कॉर्ड्स इस तरह से हैं, ए बी एंड सी डी, मतलब ये अगर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तब ये फॉर्मूला क्या होगा, तब भी ये फॉर्मूला यही रहेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप कॉर्ड के दोनों एंड तक जाओगे, देन द ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला हम देखेंगे, वो ये कि अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है, और फिर से ये कॉर्ड है ए बी जो कि सी ओ पॉइंट तक जा रही है, और इस ओ पॉइंट से यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है ओ सी। ठीक है, तो अब एक जो फॉर्मूला यहाँ पे बनता है वो ये कि ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ बी। ठीक है, लेकिन आपको इस फॉर्मूले को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला, ये चीज इसी की एक स्पेशल केस है जहां पे हमने सी डी कॉर्ड को श्रिंक करके उसकी लेंथ कितनी कर दी है, सिंगल पॉइंट जितनी, इसलिए वो एक टेंजेंट बन गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था ओ ए इंटू ओ बी, वही यहाँ पे ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। यहाँ पे भी वही है, ओ सी इंटू ओ डी नहीं है क्योंकि वो डी सी पॉइंट के ऊपर ही है। ठीक है, उनकी लेंथ ही इतनी रह गई, एक पॉइंट जितनी। तो ये दोनों फॉर्मूले इस हिसाब से इस कंडीशंस में यूज होते हैं। ठीक है, नाउ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये इसकी कोई कॉर्ड है, अब इसने यहाँ पे कोई एंगल सबटेंड किया है से 70 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताइए सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा 2 थीटा, तो ये हो गया 140 डिग्री। ठीक है, तो
ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल कितना होगा? क्या हम देख पा रहे हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पर? ये 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 और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये 70 डिग्री है, तो ये कितना बचा? 110 डिग्री। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी से रिलेटेड। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, देन द ट्राइंगल इज। ठीक है, इसमें से बस एक प्रॉपर्टी हमें बताइए कि उस ट्राइंगल का वन एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। ठीक है, तो इक्विलेटरल तो नहीं होगा, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, 60 60 60, तो इक्विलेटरल तो नहीं होगा। ऑब्ट्यूज एंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं कि मान लिया हमने ये कोई ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल एक्स है और ये पी है से ये क्यू है। तो इन्होंने क्या दिया है हमें कि x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, और हमें एक और प्रॉपर्टी पता है ट्राइंगल की, p प्लस क्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम x लिख सकते हैं, देन इट इज 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देन x इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये बोल रहा है कि एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, एक्स एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आंसर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब हम एक बार देखते हैं कि इसका आंसर आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों नहीं होगा और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्यों नहीं होगा। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। देखो, आइसोसेलेस का कोई एग्जांपल सोचते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, मान लो ये एंगल है आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स कितने होंगे अगर हमें इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल मानना है? तो 100 होना चाहिए, तो 50 50। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेकिन ये हमारी गिवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये क्वेश्चंस में जब आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरह से केसेस ढूंढ सकते हो। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इस तरह के केसेस ढूंढ सकते हो। क्या ऐसा कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल बन पा रहा है जो इस केस को सेटिस्फाई ना करे? हाँ, बन पा रहा है। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखो, आइसोसेलेस का ऐसा केस भी बन सकता है जो उसको सेटिस्फाई करे, बना लेते हैं। ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर हम इसको 90 डिग्री रख दें तो ये 45 होगा और ये 45 होगा, और इस केस में इन दोनों एंगल्स का सम इसके इक्वल हो रहा है। लेकिन ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल और ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एक हमें ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल रहा है, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इसका आंसर नहीं होगा, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। लेकिन हर एक राइट एंगल ट्राइंगल इसका आंसर होगा। जैसे ये आपने 90 लिया, 45 45 लिया, तो ये 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आप इसे 90 ले रहे हो, इसे 30 ले रहे हो, 60 ले रहे हो, देन ऑल्सो इसे 10 डिग्री ले लो, इसे 80 डिग्री ले लो, और इसे 90, देन ऑल्सो। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्यों नहीं होगा? ये तो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि देखो, जब कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये एंगल 90 से बड़ा है। ठीक है, ऑब्ट्यूज का मतलब, तो 90 से बड़ा है, तो से ये 100 है, और हमें टोटल सम 180 लाना है। तो इन दोनों का सम मिला के कितना होगा? 80 ही होगा, इन दोनों का मिला के 80 होगा। तो ये तो इससे बड़ा ही हो गया इन दोनों के सम से। ठीक है, ऑब्ट्यूज होते ही वो 90 से बड़ा हो गया। तो जब ये एंगल 90 से बड़ा हो गया, तो बाकी दोनों का सम 90 से कम हो गया, तो ये इन दोनों के सम के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा ऑब्ट्यूज भी नहीं होगा, हमारा आंसर होगा इसका बस राइट एंगल ट्राइंगल। और ये हमने पहले ही बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे देख भी लिया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, each interior angle of a regular polygon measures 135 degree interior angle. How many sides does it have? ठीक है, अब देखो, इन्होंने जब वो बोल, अगर किसी पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है, हर जगह सेम एंगल बन रहा है, इसका मतलब वो रेगुलर पॉलीगन है। तो इन्होंने यहाँ पे खुद ही दे दिया था कि ईच इंटीरियर एंगल इज 135 डिग्री। तो यहाँ पे अगर ये रेगुलर नहीं लिखते तब भी हमें पता चल रहा था वो रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, नाउ अब इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर कोई भी पॉलीगन होता है, से अगर हम कोई हेक्सागन की बात कर रहे हैं, उसने ये एंगल हमें दिया है, तो ये एंगल पूरा 180 होता है। पूरी स्ट्रेट लाइन अगर हम खींचेंगे तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, और ये कितना होगा? 180 माइनस इंटीरियर एंगल।
तो हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। और हमें पॉलीगन्स की क्या प्रॉपर्टी पता है एक्सटीरियर एंगल्स को लेके, कि उनका सम इज ऑलवेज 360 डिग्री। चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, कितनी भी साइड्स का पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं उस पॉलीगन का जिसका इन्होंने हमें इंटीरियर एंगल दिया है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा हमारा 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंड दिस वुड बी 180 माइनस 135, और ये हमारा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा, चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो। और एक एक्सटीरियर एंगल अगर 45 डिग्री है तो हमारी जितनी साइड्स होंगी उतने एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे। तो n इंटू 45 डिग्री ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हो गया। एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है, n साइड्स हैं, n वर्टिसेस हैं, तो n एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, तो उनका सम ये हो जाएगा n इंटू 45, एंड दिस वुड इक्वल टू 360 डिग्री। और यहां से हम n निकाल सकते हैं। n क्या है हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस या नंबर ऑफ साइड्स, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था हाउ मेनी साइड्स। ठीक है, तो यहां से हमारा n निकल जाएगा, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 45, और ये आपका आ जाएगा 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स इज 8, यानी कि दिस इज ऑक्टागन। ठीक है, दिस इज ऑक्टागन। ओके, सो नाउ वी हैव कवर्ड द टॉपिक ज्योमेट्री। एप्टीट्यूड में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही बनते हैं। आपको मैं नीचे एक प्रैक्टिस शीट दे दूंगी जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। And in case you face any problem in those questions or you have any doubt in this video, do contact me over LinkedIn or over Instagram. Links are in the description. See you in the next video. Bye.